बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हम 4 दोस्त कॉलेज के वक्त से ही मुहिमजू किस्म के थे। यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुहिमजू थे तो दोस्त बने। कॉलेज के ज़माने से ही हम बहुत से मकामात पर मुहिमजोई करने जाते थे, पर एक ऐसी वादी थी जिसका अरमान हमारे दिल में रह गया। कॉलेज ख़त्म हो गया, सब दोस्त इधर उधर बिखर गए। कॉलेज ख़त्म होने के तकरीबन 5 साल बाद इत्तेफाक से हम चारों को वापस मिलने का इत्तेफाक हुआ। अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में कोई क्या से क्या बन गया। मेरा नाम काशिफ है। मेरे 3 दोस्त महमूद, हामिद और फैसल जब 5 साल बाद हमारे घर पर मिले तो हमें अपने कॉलेज के वही पुराने दिन याद आ गए जब हम मुहिमजोई किया करते थे। फैसल ने कहा, क्यों न हम फिर से मिलकर अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर लें। मैंने कहा, क्या तुम उस वादी की बात कर रहे हो? तो कहा, जी जनाब, कौन कौन राजी है? तो सभी ने वहां जाने पर इत्तेफाक किया। वो वादी शहर से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच थी। प्रोग्राम के मुताबिक हमने कैंपिंग का और दूसरा सब जरूरी सामान अपने साथ रख लिया। तय ये हुआ कि सब मेरे घर से निकलेंगे और सब 2 दिन से ही मेरे घर पर धरना दिए बैठे थे। वो दिसंबर के सर्द तरीन दिन थे। शहर में ये हाल था तो जाने वहाँ मौसम कैसा हो। सब ने मेरे कमरे में ही सोने का प्रोग्राम बनाया ताकि सर्दियों के दिनों में कॉलेज के गर्मा गर्म यादों से दिलों को गरमा सकें। पहले दिन रात को खाना खाने के बाद हम सब ताश खेलने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद हमने अपने कॉलेज के किस्से शुरू कर दिए। अभी फैसल ने किस्सा शुरू ही किया था कि एक सर्द हवा का झोंका जैसे खिड़की से होता हुआ दरवाजे के रास्ते बाहर निकल गया हो। सब ने उसे महसूस किया। मैंने कहा, खिड़कियां तो सब बंद हैं और ऊपर पर्दे भी डाले हैं, फिर ये हवा कहाँ से आई? खैर, हमने ज्यादा कुछ न सोचा। फैसल ने किस्सा सुनाया। इसी तरह सब ने उस किस्से को मजेदार बनाने के लिए अपने अपने तजर्बे का हिस्सा डाला। जाने कब 3 बज गए। हम सब सोने चले गए। अभी तो सोए ही थे कि अचानक नीचे की मंजिल से बर्तनों के खड़कने की जोरदार आवाज से हम चारों उठ बैठे। चारों रजाई में दबके हुए एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे जाकर देखे। हमें तो तकरीबन खौफ से कपकपा रहा था। खैर, हमने आयतुल कुर्सी का व्रत किया और सो गए। अगली सुबह फैसल ने मुझसे कहा, यार तूने बताया नहीं कि तेरे घर में किसी ऊपरी चीज का असर है। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा, भाई, कल रात से पहले मेरे घर में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाश्ता करके हम बाजार गए ताकि अगर कुछ काम की चीज नजर आए तो ले लें। वहाँ हमें चादर में लिपटा एक फकीर मिला। महमूद ने उसे पैसे दिए तो उसने महमूद का हाथ पकड़ लिया। पकड़ा इतनी मजबूती से था कि महमूद उसे छुड़ाते हुए तकरीबन झुंझला गया। फिर फकीर ने कहा, मत जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। उसने ये बात इस अंदाज में कही कि हम चारों डर से गए। खैर, हमें सामान लेना था, वो लिया और घर आ गए। दोपहर का खाना हमने लॉन में खाया। जब वापस अपने कमरे में पहुंचे तो हैरत और खौफ से हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। सब दीवारों पर जली हुरूफ में लिखा था, वहां मत जाना। ये बात हमारे दिलों को दहलाने के लिए काफी थी। हामिद ने कहा, यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हम उस वादी में जाने का प्लान मनसूख नहीं कर सकते? हम तीनों ने उसका मजाक उड़ाया। हालांकि अंदर से हम सब भी डरे हुए थे। हमारे अल्फाज हमारे लहजे का साथ नहीं दे रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके रात हुई। हम चारों ने अपने बेड साथ मिला लिए और कमरे की बत्ती गुल करके रजाई में दबक कर सो गए। अगली सुबह मुंह अंधेरे हमें निकलना जो था। उस रात कुछ अनहोनी नहीं हुई। सुबह हम तैयार थे। हमने अपनी जीप निकाली और अल्लाह का नाम लेकर सफर पर निकल पड़े। हमने तय किया कि हर 100 किलोमीटर के बाद दूसरा बंदा गाड़ी चलाएगा। हम लोगों को निकले तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। हम शहर से निकलकर मुज़ाफ़ात से होते हुए हाईवे पर थे। मैं गाड़ी चला रहा था। सर्द मौसम में सुनहरी चमकती धूप बहुत भली लग रही थी। सफर बहुत खुशगवार था, पर अचानक मैंने अपने दोनों पैर ब्रेक पर जमा दिए। गाड़ी झटके से रुक गई। सब ने कहा, क्या हुआ भाई, ऐसे कोई गाड़ी रोकता है?
मेरे चेहरे पर सख्त सर्दी के बावजूद पसीना था। हाथ स्टीयरिंग पर जैसे जम गए थे। मेरी टांगें कपकपा रही थी। महमूद बोला, क्या हुआ भाई? कुछ भी होगा। मैंने देखा उसके बाद मुझ में बोलने की ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ देर तो मैं सकते में रहा। फिर जब हवास बहाल हुए तो मैंने कहा, मुझे गाड़ी के सामने एक सफ़ेद साया नजर आया था जिसने मेरी तरफ कुछ फेंका था। अगर मेरी हालत गैर ना हुई होती तो शायद कोई भी मेरी बात पर यकीन ना करता। हामिद ने कहा, भाई मेरी मानो तो हम यहाँ से वापस पलटते हैं, क्योंकि जब से हमने वहाँ जाने का प्लान बनाया है कोई है जो हमें रोक रहा है, मगर अब इतना आगे निकलने के बाद वापस पलटना मुमकिन नहीं था। खैर थोड़ी देर के बाद हमने अपना सफर जारी रखा। रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया। कुछ ही दूर उसे एक फकीर नजर आया। महमूद उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। फिर अचानक बोला, अरे दोस्तों, ये तो वही फकीर है जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने कहा, भाई सब फकीरों की शक्लें एक सी होती हैं। फिर हमने अपना सफर जारी रखा। हम चाहते थे कि शाम से पहले इस वादी तक पहुंच जाएं, ताकि कैंप वगैरह लगाने में आसानी हो। हमने जितना सोचा था ये सफर उससे कई गुना थका देने वाला था। हम शाम के 4:30 बजे उस वादी में पहुंचे। सर्दी अपने उरूज पर थी। वादी में पहुंचने के बाद खुदा की सनायत पर दिल अश अश कर उठा। पूरी वादी और उसके साथ जंगल बर्फ में ढका हुआ था। शाम के वक्त की सुनहरी धूप जब सफेद बर्फीले पहाड़ पर पड़ती तो एक अजीब ही तिलिस्माती मंजिर पेश करती। हमने एहतियातन वहां होटल में एक कमरा बुक करवा लिया कि अगर मौसम ज्यादा खराब हुआ तो हमारे रहने का आसरा तो हो। हमने गाड़ी भी वहीं होटल की पार्किंग में पार्क की और जाने लगे। होटल के मैनेजर ने पूछा, सर कहाँ की तैयारी है? हमने कहा, सुरखाब वादी। जैसे ही उसने उस वादी का नाम सुना यकदम खामोश हो गया। हामिद ने पूछा, अरे क्या हुआ? वादी का नाम सुनते ही तुम पत्थर के बुत बन गए? नहीं सर, वो ऐसी बात है कि वादी के बारे में लोग अलग अलग बातें बनाते हैं। ये सुनना था कि हामिद बोला, देखा मैं ना कहता था कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमने बड़ी मुश्किल से उसे खामोश करवाया और वादी की तरफ निकल पड़े। वादी के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचने के लिए हमें जंगलों की ऊंची नीची पगडंडियों से जाकर गुजरना पड़ा। सर्दियों में शाम ढल जाती है, ऊपर से जंगल का अंधेरा, और अंधेरा होते ही जानवरों की आवाजें किसी का दिल जलाने के लिए काफी था। रास्ता था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे जंगल की तरफ हमारे साथ साथ कोई चल रहा है। मैंने सबको खामोश रहने का इशारा किया। फिर सबसे कहा कि सुनो। फैसल ने कहा, भाई हवा की वजह से पेड़ों के पत्ते ऊपर से लहरा रहे होंगे, उसी की आवाज होगी। पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि हमारे साथ कोई चल रहा था। रात हो चली थी। सबने अपनी टॉर्च ऑन कर दी। पगडंडी का रास्ता कभी हमें ऊपर ले जाता तो कभी नीचे। अल्लाह अल्लाह करके हम उस वादी के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच ही गए। हमारा प्रोग्राम था कि हम यहाँ पूरी रात कैंपिंग करेंगे। सुबह तलुए आफताब का दिलफरेब मंजर देखकर वापस चले जाएंगे। हामिद और फैसल ने लकड़ियाँ जमा की। मैंने और महमूद ने आग लगाई। ठंड ऐसी थी कि हड्डियों में उतरती हुई महसूस हुई। फिर वहाँ हमने कॉलेज के किस्से शुरू कर दिए। इतने में फैसल ने सबको खामोश रहने का कहा। हमें हवा की आवाज़ के साथ दूर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हामिद ने कहा, देखा मैं न कहता था कुछ गड़बड़ है। सबने उसे खामोश रहने का कहा। आवाज़ अब तेज हो रही थी, जैसे हमें अपनी तरफ बुला रही हो। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और हमारी लगाई हुई आग बुझ गई। अब उस चोटी पर घटाटोप अंधेरा, चारों तरफ भयानक खामोशी और उस खामोशी को चीरती हुई अनजान रोने की आवाजें। मैंने और हामिद ने कहा कि हमें यहीं रुककर सुबह का इंतजार करना चाहिए, पर चूंकि आवाजें मुसलसल तेज हो रही थीं, तो फैसल और महमूद ने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए। खैर हमारा हतमी फैसला यही हुआ कि हमें वापस चलना चाहिए। हमने अपने टॉर्च की रोशनी में वापस जाने का फैसला किया। अंधेरी पगडंडी, दूसरी तरफ सरसराते पेड़, ऊपर से वो आवाजें। हमें तो लग रहा था वो आवाजें उन्हीं पेड़ों में से आ रही हैं। थोड़ी दूर जाकर मुझे ऊपर एक रास्ता दिखाई दिया। मैंने कहा, जरूर इसके नीचे ढलान होगा जो हमें सड़क तक ले जाएगा। हमने उस तरफ रुख मोड़ा। अभी हम थोड़ा आगे गए थे कि उसी ऊंचाई पर हमें 3 लोग नजर आए जिनके हाथ में मशलें थीं। हामिद बोले,
یہ کہاں سے آ گئے؟ فیصل نے کہا ضرور یہ فرشتے ہوں گے، ہماری مدد کے لیے آئے ہوں گے۔ ابھی ہم اپنی اپنی رائے دے ہی رہے تھے کہ وہ تینوں اسی اونچائی سے کود گئے۔ پھر اس کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اب تو ہمیں لگا کہ وہ آوازیں ہمارا ہی پیچھا کر رہی تھی۔ ہم نے بنا سوچے سمجھے جہاں راستہ ملتا وہیں دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے ہم تھک گئے، پر جنگل کا سرا تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ حامد اور محمود نے آس چھوڑ دی۔ فیصل نے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ ہم جلد ہی اس روتے جنگل سے باہر نکل جائیں۔ ہم بس بھاگ ہی رہے تھے کہ کچھ دور ایک بندہ ملا جو چادر لپیٹے ہوئے تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس اس کے ہاتھ میں بھی ایک مشل تھی۔ کہاں بھٹک گئے نا، جیسے اسے پہلے سے پتا ہو یا اس نے ہمیں پہلے سے تنبیہ کی ہو جنگل میں نہ جانے کی۔ خیر ہم اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ وہ ہمیں ایک اونچے مقام پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر ہمیں خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ نیچے اتر کر سڑک تھی۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں، وہی فقیر تھا جو محمود کو 2 بار نظر آ چکا تھا۔ وہ مسکرایا اور کہا، کوشش کرنا دوبارہ یہاں نہ آنا۔ یہ کہہ کر وہ ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا ہم چاروں کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ حامد بے ہوش ہو گیا۔ محمود نے اسے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور ہم فٹافٹ سڑک پر آ گئے۔ جیسے تیسے کر کے ہم ہوٹل پہنچے۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ حامد کو دیکھا تو مینیجر بھی پریشان ہو گیا۔ ہم نے کہا بس کچھ نہیں، بے ہوش ہوا ہے۔ ہم چاروں کو زندہ دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ ہم نے تھوڑی دیر کمرے میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ صبح 10 بجے ہم نے اپنا سامان گاڑی میں لوڈ کیا۔ محمود چیک آؤٹ کروا رہا تھا، میں بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ مینیجر نے کہا، آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس جنگل سے زندہ سلامت واپس آ گئے، ورنہ وہاں جو جاتا ہے اس کے رونے کی آواز ہی وہاں سے آتی ہے۔ ہم واپس اپنے شہر کی طرف بڑھے اور شروع سے جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے اسے دہرایا۔ میرے گھر میں وہ دیوار پر لکھا ہونا، اس فقیر کا دوبارہ محمود کو وہاں جانے سے منع کرنا، پھر آخر میں فقیر کا ہم سب کی مدد کرنا، ان سب سوالات کا جواب شاید ہمیں مل ہی جاتا، پر ایک سوال کا جواب ہم چاروں کو آج تک نہیں ملا، وہ یہ کہ آخر وہ فقیر کون تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔